डियर स्टूडेंट, मैं घनेंद्र कुमार शर्मा, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, हीरालाल बारेसैनी इंटर कॉलेज अलीगढ़, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, हम आज फिजिक्स के भाग 1 में अध्याय 4 पर चर्चा के लिए उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। छात्रों, बहुत लंबे इस अध्याय की यात्रा में चर्चा के दौरान हमने विभिन्न बिंदुओं पर आपके साथ विचार किया। इससे पहले व्याख्यान नंबर 7 में हमने छात्रों इस बात पर चर्चा की थी कि अगर कोई धारावाही लूप या कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। आज हम थोड़ा सा उसी का अनुप्रयोग करेंगे और एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। साथ में हमने पिछले लेक्चर में धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कार्य करने के व्यवहार को भी समझा था। छात्रों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ में चल कुंडल धारामापी गैल्वेनोमीटर पर भी चर्चा करेंगे और धारामापी पर आधारित आंकिक प्रश्न पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे। तो छात्रों, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहला आज का टॉपिक हमारा क्या है छात्रों? परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। छात्रों, एक ये नाभिक है, ठीक है, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, v वेग से r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। माना परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन भारी नाभिक प्लस Ze के परते r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में वेग v से चक्कर लगा रहा है। अब चूंकि छात्रों ये इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है तो ये इसका मतलब किसका काम करेगा? धारा लूप का। तो मैं समझ लेता हूं कि इससे तुल्य धारा कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण के तुल्य धारा कितनी होगी? तो धारा I बराबर होती है Q/T। Q इलेक्ट्रॉन के लिए E हो जाता है तो E/T, जहां T क्या है? इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल। छात्रों, ये परिक्रमण काल आप जानते हैं क्या होता है? एक चक्कर में चली गई दूरी बटे चाल। तो कण द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बटे कण की चाल। अच्छा, एक चक्कर में दूरी कितनी तय करेगा ये? तो दैट इज 2πr। चाल कितनी है? v। तो ये हो जाएगा आपका 2πr/v। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये आ गया छात्रों t बराबर 2πr/v। अब इस t का वैल्यू अगर हम I बराबर E/T में रख दें तो ये आ गया E, t की वैल्यू 2πr/v, तो v ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा EV/2πr। तो I बराबर EV/2πr। ठीक है, अब धारा लूप किसकी तरह काम करेगा? चुंबकीय द्विध्रुव की तरह। तो इसका क्या हो गया? चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा इसका? दैट इज IA। I का वैल्यू और A का वैल्यू मैं पुट कर दूं। I का वैल्यू EV/2πr और A का πr²। तो M कितना हो जाएगा छात्रों? तो M हो जाएगा EV/2πr इंटू πr²। पाई से ये पाई कैंसिल्ड हो जाएगा, r से स्क्वायर कैंसिल्ड हो जाएगा, तो ये हो गया EVr/2। छात्रों, M बराबर कितना आ गया? EVr/2। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। छात्रों, इस पर आंकिक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं।
तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण से कितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ, EVR/2। अब हम चर्चा करते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का कोणीय संवेग के पदों में सूत्र। तो दोनों तरफ अगर मैं इस इक्वेशन में EVR/2 में राइट साइड में ME अप का ऊपर नीचे गुणा कर दूं, ठीक है। तो ऊपर नीचे गुणा करने का मतलब M बराबर EVR/2 और ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का भाग लगा दिया। तो छात्रों यहाँ एक टर्म बना ME V और R, ठीक है। अगर इस तीनों टर्मों को मिला लें तो छात्रों आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, इसे हम कोणीय संवेग कहते हैं। तो ये क्या हो गया, कोणीय कण का कोणीय संवेग। क्या बचा, केवल ऊपर E और नीचे 2ME। तो ये आ गया छात्रों M बराबर E/2ME L। L क्या है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ठीक है। कक्षीय कोणीय संवेग हो गया ये। M/L बराबर E/2ME। इस M/L को हम घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहते हैं। ये एक नियतांक होता है छात्रों। इलेक्ट्रॉन के लिए इसका जो अनुपात होता है दैट इज 8.8 × 10⁻10 कूलाम पर किलोग्राम। याद आ रहा है छात्रों, ये इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का आधा है, ठीक है। अगर मैं इसके वेक्टर फॉर्म की चर्चा करूं छात्रों, तो इसका वेक्टर फॉर्म वेक्टर M इज इक्वल माइनस इन ब्रैकेट E/2ME वेक्टर L। डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो धारा ऐसे हो गई, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की गति है, इलेक्ट्रॉन ऐसे, धारा ऐसे, धारा ऐसे, तो M नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अच्छा, कण की गति से कोणीय संवेग किधर उत्पन्न हुआ, ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि वहां पर नियम ये होता है, ये गति की दिशा तो ये कोणीय संवेग की दिशा को। तो इसका मतलब ये रहा कि वेक्टर M और वेक्टर L की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट। तो वेक्टर M इज इक्वल माइनस इन ब्रैकेट E/2ME ब्रैकेट क्लोज वेक्टर L। यहाँ ध्यान रखना है छात्रों कि अगर यहाँ पर माइनस आवेश की जगह धनावेश होता, कैसा आवेश होता, धनावेश। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है, लेकिन अगर मैं धनावेश के लिए बात करूं तो ये जो M और L है इन दोनों की दिशा समान होगी, ठीक है। बोहर मैग्नेट्रॉन पर चर्चा कर लेते हैं। हमने परमाणु का बोहर मॉडल पढ़ा है और उसमें पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिनमें कि उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। L बराबर NH/2π, जहाँ N क्या है 1 2 3 ... ठीक है। इसका मतलब वैल्यू में रिप्लेस कर दूं तो मूल द्विध्रुव आघूर्ण के लिए अगर मैं बात करूं, एलिमेंट्री डायपोल के लिए अगर मैं बात करूं, तो एलिमेंट्री डायपोल के लिए n का मान कितना होना चाहिए, 1। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं छात्रों। तो m बराबर E/2ME NH/2π, ये क्या है, L का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ n का वैल्यू पुट करें और बाकी वैल्यूज भी पुट कर देते हैं। छात्रों ये पता है h क्या है, h को हम प्लांक नियतांक कहते हैं, प्लांक नियतांक। इसका मान कितना होता है छात्रों, तो इसका मान होता है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो 1.6, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19, N का वैल्यू 1, H का वैल्यू 6.63 × 10⁻34, 2 × 2 4, पाई का वैल्यू 3.14 और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब छात्रों इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 9.27 × 10⁻24। घातों को एक ऊपर ले लेंगे और मल्टीप्लाई करके
आपके पास ये छात्रों, इसी को बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। म्यू का एम का मिनिमम वैल्यू दैट इज 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। छात्रों, अब हम एक अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। छात्रों, आपने लेबोरेटरी में इसका यूज किया होगा, जानते हैं इसे क्या कहते हैं? ठीक बता रहे हैं, दैट इज गैल्वेनोमीटर। तो हम गैल्वेनोमीटर पर चर्चा करते हैं। अच्छा, आपको पता है छात्रों गैल्वेनोमीटर किस काम में यूज किया जाता है? तो पता है आपको गैल्वेनोमीटर किस काम में यूज करते हैं? धारा की उपस्थिति ज्ञात करने में और धारा के मापन में। धारा मापी वह उपकरण है जो किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति ज्ञात करने तथा धारा के मापन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका सिद्धांत देख लेते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि धारा मापी कई तरीके के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चल कुंडल धारा मापी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में है। छात्रों, सबसे पहले इसका सिद्धांत देख लेते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, कुंडली धारा मापी और चल, मतलब कुंडली आपको पता है, इससे पहले लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि अगर कोई धारावाही कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो उस पर एक बलाघूर्ण लगता है जो उसे घुमाने का प्रयास करता है। तो यही इसी का उपयोग यहाँ सिद्धांत के रूप में किया जाता है कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली पर एक बलाघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसका मान धारा के बदलने पर बदलता है, क्योंकि टॉ बराबर कितना था? NIAB साइन थीटा। आई बढ़ेगा तो टॉ बदलेगा। ओके, तो इसी को सिद्धांत बना दिया यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि इसकी रचना क्या है छात्रों। तो इसकी रचना कुछ इस तरह से है कि इसमें नरम लोहे की एक लंबी बेलनाकार क्रोड के चारों ओर एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लिपटी हुई तांबे के पृथक्कर तार के अनेक फेरों वाली कुंडली होती है। ठीक है, ये कॉइल है, नरम लोहे की बेलनाकार क्रोड पर एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के पृथक्कर तारों की लिपटी हुई ये कुंडली है। ठीक है, जो अवतलाकार कटे हुए दो स्थायी एवं विपरीत चुंबकीय ध्रुवों के बीच लटकी होती है। तो ये स्थायी और विपरीत दो चुंबकीय ध्रुव हैं, जिससे क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। ये जो अवतलाकार आपने कटे हुए चुंबकीय ध्रुव लिए और बेलनाकार क्रोड ली, इन दोनों ने चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर दिया? त्रिज्य बना दिया। क्या बना दिया? त्रिज्य। कुंडली के साथ एक कमानी भी लगी रहती है। ठीक है, कमानी भी लगी रहती है। कुंडली में एक संकेतक भी जुड़ा है, देखिए एक पॉइंटर भी जुड़ा है कुंडली के साथ में, जो कुंडली जब घूमेगी तो इस पैमाने पर घूमता है। ठीक है, तो इसकी रचना भी आपके सामने क्लियर हो गई। अब हम इसकी कार्यविधि पर चर्चा करते हैं। तो वर्किंग देख लेते हैं। तो वर्किंग में छात्रों, धारा मापी को किसी विद्युत परिपथ की शाखा में जोड़ते हैं। मान लीजिए सर्किट में आपने लगाया, तो सर्किट में लगाते क्या बहेगी? धारा। क्या बहेगी? कुंडली से धारा गुजरी। जैसे ही धारा गुजरेगी तो क्या लगेगा? बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली घूमने लगती है। कुंडली घूमी। ओके, मान लीजिए कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? n। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? a। ठीक है, किस क्षेत्र में लटकी है? b चुंबकीय क्षेत्र में। तो इस पर क्या लगेगा? एक बलाघूर्ण। कितना होगा? टॉ बराबर NIAB साइन थीटा। लेकिन यहाँ क्षेत्र कैसा है? त्रिज्य। तो त्रिज्य है तो थीटा कितना हो गया? 90। तो 90 हो गया छात्रों। तो ये हो गया टॉ बराबर NIAB। तो कितना बलाघूर्ण लगा? टॉ बराबर NIAB। जैसे ही छात्रों कुंडली घूमी तो जो कमानी है, जैसे ही कुंडली घूमना प्रारंभ करती है तो उससे जुड़ी कमानी में ऐंठन आने लगती है, जिससे एक प्रत्यायनन बल युग्म, कैसा?
जो वापस लाने का प्रयास करता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यायनन, ठीक है, उसे वापस प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। तो प्रत्यायनन बलयुग्म उत्पन्न होता है जो कुंडली को पूर्व स्थिति में लाने का प्रयास करता है। जब ये बलयुग्म बलागुण को संतुलित कर देता है तो कुंडली रुक जाती है, ठीक है। माना संतुलन की स्थिति में कुंडली के घूमने से कमानी में जो ऐंठन आई वो कितनी आई, 5, कितनी आई, 5। तो प्रत्यायनन बलयुग्म कितना हो गया छात्रों, दैट इज K5, जहां K क्या है, कमानी का ऐंठन नियतांक। ये ऐंठन नियतांक है क्या, एकांक ऐंठन। अगर फाई का वैल्यू 1 हो तो K किसके बराबर हो जाएगा, बल युग्म के बराबर। क्लियर है। संतुलन की स्थिति में छात्रों बलयुग्म और बलागुण दोनों बराबर, इसका मतलब NiAb इज इक्वल K5। तो अगर I को इधर रख के बाकी सब चीजों को उधर ले जाएं छात्रों, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, I बराबर K/NAb इन ब्रैकेट इंटू 5, ठीक है। इसका K/NAb ये पूरा क्या है, एक दिए गए धारा मापी के लिए कांस्टेंट है। भाई चक्रों की संख्या, क्षेत्रफल जिस क्षेत्र में रखा है वो भी, और ऐंठन क्या था, गुणांक यूज किया था, वो क्या है, सब ये कांस्टेंट। इसका मतलब ये रहा कि I किस पर डिपेंड कर रहा है, 5 पर। इसका मतलब अतः I प्रोपोर्शनल 5। तो धारा मापी में जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी उतना ही ज्यादा 5 होगा, ठीक है। प्रवाहित धारा कमानी में ऐंठन के अनुक्रमानुपाती होगी, तो उसी से रीडिंग आएगी आपकी, ठीक है, ओके। तो आपको इसकी वर्किंग भी समझ में आ गई छात्रों। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है छात्रों कि धारा मापी, ठीक है, रचना हो गई, उसकी कार्यविधि हो गई, किस तरह से कार्य करता है। साथ में हमने इस बात पर भी विचार कर लिया कि जो विक्षेप है, जो ऐंठन है, वो धारा पर निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी, इसके दो टर्म होते हैं, एक धारा सुग्राहिता और एक वोल्टेज सुग्राहिता, इस पर विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले धारा मापी की धारा सुग्राहिता, मतलब धारा बहने से कितनी सेंसिटिव है, कितना हल्की सी धारा से कितना डिफ्लेक्शन वो देती है, ठीक है, कितना सेंसिटिव है, इसको समझते हैं। तो धारा मापी की जो धारा सुग्राहिता है कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। एकांक धारा बहने से जितना विक्षेप आता है वही क्या कहलाती है, धारा सुग्राहिता। IS से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर 5/I। अच्छा छात्रों, अभी आपने पढ़ा था कि I बराबर K/NAb, ठीक है, इंटू 5। तो अगर यहां से 5/I को लें तो ये NAb/K हो गया। तो IS इज इक्वल NAb/K। मीन्स किस पर डिपेंड करती है, N पर, A पर, B पर, ऑब्लिक K, ठीक है, K पर। किसी भी धारामापी की जो धारा सुग्राहिता है कन्वीनियंटली N सुगमता से N को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती, ठीक है। अब हम बात करते हैं छात्रों वोल्टेज सुग्राहिता की। तो ये वोल्टेज सुग्राहिता, ठीक है, धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता उसके सिरों पर लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर। एकांक वोल्टेज के लिए जो विक्षेप है उसको वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। VS इज इक्वल 5/V। अच्छा छात्रों, V बराबर क्या होता है, IR। तो इसे 5/IR। अच्छा ये क्या है, IS, ऐसे भी लिख सकते हैं, IS/R, ठीक है। IS का वैल्यू पुट कर दें तो इसका फॉर्मूला आ गया छात्रों, VS बराबर NAb/KR। इसका मतलब वोल्टेज सुग्राहिता रेजिस्टेंस पर भी निर्भर करती है। यहाँ छात्रों ध्यान रखना है कि
जिस अनुपात में धारा सुग्राहिता बदलती है, आवश्यक नहीं कि वोल्टेज सुग्राहिता भी उसी अनुपात में बदल जाए। भाई फेरों की संख्या अगर बढ़ा दें छात्रों, तो फेरों की संख्या बढ़ाने से आपको लग रहा है कि वीएस बढ़ जाएगा। भाई फेरों की संख्या बढ़ाने से आईएस तो बढ़ता है, धारा सुग्राहिता बढ़ती है, लेकिन वोल्टेज सुग्राहिता पर देखते हैं प्रभाव। तो देखो एन के बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, वीएस। लेकिन छात्रों ज्यादा टर्न होंगे, ज्यादा कॉइल यूज होगी, तो आर भी तो बढ़ गया होगा। इसका मतलब एन और आर का अनुपात लगभग उतना ही रहा होगा। इसका मतलब वीएस यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो कोई आवश्यक नहीं कि एन के बदलने से जितना आईएस बदलता है उतना ही वीएस में परिवर्तन। छात्रों अब हम चर्चा करते हैं एक आंकिक प्रश्न पर। आंकिक प्रश्न कुछ ऐसे है कि दो चल कुंडल गैल्वेनोमीटर हैं M1 M2, रेजिस्टेंस पहले का 10 ओम, फेरों की संख्या 30, क्षेत्रफल 3.6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर और क्षेत्र जिसमें रखा है दैट इज 0.25 टेस्ला। दूसरा जो गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस कितना है उसका 14 ओम, फेरों की संख्या 42, 1.8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल और 0.50 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिताओं का अनुपात पूछा है छात्रों। देख लेते हैं छात्रों दिया क्या है। ठीक है, R1 N1 A1 B1 R2 N2 A2 B2 दे रखे। ठीक है, ठीक है। धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला है IS बराबर NAB/K। दोनों मीटरों के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो समान है, ध्यान रखना छात्रों। ठीक है, तो M2 और M1 की धारा सुग्राहिताओं का अनुपात कितना होगा, तो दैट इज IS2/IS1 इज इक्वल। छात्रों K तो दोनों के लिए बराबर है, तो जो प्रपोजनल वाला है वो सीधे सीधे लिख जाएगा। तो ये हो जाएगा छात्रों N2 A2 B2 N1 A1 B1। वैल्यू पुट कर लेते हैं। N2 कितना है छात्रों 42, A2 कितना है, A2 है आपका 1.8 × 10⁻³ ठीक है। B2 कितना है 0.50 अपॉन N1 कितना है छात्रों 30। ठीक है, A1 कितना है 3.6 × 10⁻³ ठीक है छात्रों। और B1 कितना रहा 0.25। ठीक है, तो छात्रों देखो इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल्ड हो गया, 10⁻³ से 10⁻³ इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल्ड हुआ। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल्ड हो गया। ठीक है, तो छात्रों ये आ जाएगा आपका 1.4:1। ठीक है, आप इससे डिवाइड कीजिए तो ये आएगा 1.4:1। ठीक है, तो अनुपात आ गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं वोल्टेज सुग्राहिता की। तो वोल्टेज सुग्राहिता छात्रों कैसे निकलेगी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है NAB/KR। तो दोनों कुंडलियों के लिए अनुपात अगर निकालना है तो VS2/VS1। तो छात्रों इसके लिए फॉर्मूला हमने ये भी दिया था कि ये IS/R के भी बराबर होता है। तो सेकंड के लिए ले तो IS2/R2 ठीक है, और ये हो जाएगा R1/IS1। ठीक है, तो यहाँ से अगर वैल्यूज हम पुट करें छात्रों तो ये हो गया IS2/IS1। ठीक, और आ गया R1/R2। ठीक, IS2/IS1 अभी आया था छात्रों आपके पास 1.4:1। R1 कितना है छात्रों अभी देखा था दैट इज 10 और R2 कितना है 14। ठीक है, तो
इससे मल्टीप्लाई करते हैं 14 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1। दैट मीन्स आंसर हो गया छात्रों इसका 1:1। ठीक है, तो ये भी क्लियर हुआ आपको कि वोल्टेज सुग्राहिता और धारा सुग्राहिता किस तरह से दोनों कुंडलियों की जो वोल्टेज सुग्राहिताओं का अनुपात कितना होगा और धारा सुग्राहिताओं का अनुपात भी कितना होगा। छात्रों इस तरह के क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। छात्रों आज अब हम चर्चा करते हैं कि आज हमने किन किन बिंदुओं पर विचार किया और क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में चर्चा की और ज्ञात किया कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, दैट इज EV/2। फिर हमने ज्ञात किया कि संवेग के साथ इसका कोणीय संवेग के साथ क्या संबंध होता है। तो संबंध निकला छात्रों m बराबर E/2me होल का मल्टीप्लाई बाई L कोणीय संवेग। फिर हमने यहाँ पर बोहर मैग्नेट्रॉन को भी समझा और उसको भी बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेट किया। साथ में हमने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और कोणीय संवेग की दिशाओं को भी समझा और बताया कि कब दिशा समान होगी और कब दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। साथ में हमने धारामापी चल कुंडल धारामापी के बारे में विस्तृत चर्चा की। हमने देखा कि इसकी रचना कार्यविधि किस तरह से है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। साथ में हमने इस बात पर भी चर्चा की कि इसकी धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता कितनी होती है और उसको किस तरह से नियंत्रित या परिवर्तित किया जाता है। इस पर आधारित आंकिक प्रश्न को पर भी आपके साथ चर्चा की। छात्रों आपके लिए मैंने कुछ होमवर्क इससे संबंधित दिया है। धारामापी की धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चर्चा हुई है आज टॉपिक पे, तो आप इसको कर सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र कोणीय संवेग के पदों में लिखिए, इस पर भी चर्चा हुई है, आप इसको भी कर सकते हैं। और धारामापी का सिद्धांत लिखिए, धारामापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इस पर भी हमारी आपके साथ विस्तृत चर्चा हुई। तो छात्रों ये सारी चीज़ें आप घर से करके लाएं तो ये आसानी से हो जाएंगी और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। छात्रों अगले लेक्चर में अब हम इस चैप्टर के लगभग अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, तो अगले लेक्चर में हम चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों पर कि धारामापी का अमीटर और धारामापी का वोल्टमीटर में किस तरह से रूपांतरण किया जाता है। तो छात्रों इसको थोड़ा पढ़ के आएँ तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। आज की चीज़ बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।